Welcome to the Hindu analysis. Today is Tuesday 14 जनवरी 2025. Let's get start the Hindu analysis. यहाँ पे बता दें दोस्तों, इस पूरी वीडियो की मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ। आपको पीडीएफ प्लस डिजिटल नोट्स एक ही जगह पे प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मैं अपलोड कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट जो थंबनेल है वहाँ से कुछ बैकग्राउंड डिटेलिंग, न्यूज़, ये सारी चीज़ें कवर करके आपको दी जाएगी। बात करी जा रही है दोस्तों यहाँ पे जेड मोर टनल की। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। हालांकि फाइनल कंप्लीशन अभी नहीं हुआ है, फाइनल कंप्लीशन 2026 तक होगी, लेकिन इसका इनॉग्रेशन हो गया है। और इस चीज़ की इनॉग्रेशंस के बाद इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट होगी स्ट्रेटेजिक पॉइंट से, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। सबसे पहले चलते हैं द हिंदू के फ्रंट पेज पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रहा है। यहाँ पे इनॉग्रेशन कर दिए हैं। जेड मोर टनल नाम है इसका, जम्मू और कश्मीर में पड़ती है। और यहाँ पे इन मुद्दों पे इन्होंने कोई बातें नहीं की, जैसे कि स्टेटहुड इसको कब मिलेगी। जम्मू और कश्मीर की बात करी जा रही है, ठीक है। तो जेड मोर टनल की जो जोड़ता है कि इसको सोनमार्ग एरिया, गंडारबल, तो मंडे को यहाँ पे इनॉग्रेशन हो गई है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझिए। हम सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे जेड मोर टनल के बारे में और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इंडिया का प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक कनेक्टिविटी के पर्पस से तो होता ही है, लेकिन डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, खास करके हिमालयन एरिया में अगर है तो। जेड मोर टनल इसलिए इसका नाम पड़ा, पहले तो नाम पे ही बता दूं, क्योंकि इसका जो शेप है कुछ इस प्रकार से है, जेड प्रकार से है, समझ गए, टनल की, इसीलिए इसका नाम शेप के आधार पे जेड मोर टनल पड़ा है, ठीक है। अब ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। सोनमार्ग और श्रीनगर ले हाईवे NH1 पे ये पड़ती है। 6.5 किलोमीटर की लंबी ये लेंथ है इसकी, और अल्टीट्यूड 2637 मीटर पे एबव सी लेवल पे ये पड़ रही है। पर्पज क्या है इसकी? तो पर्पज ही सबसे सुंदर चीज है। इसकी पर्पज को आप देखेंगे तो ऑल वेदर की कनेक्टिविटी यहाँ पे प्रोवाइड करता है, किसी भी तरीके से, चाहे डिफेंस की हो गई, चाहे किसी भी टूरिज्म सेक्टर की हो गई, तो हर चीज की कनेक्टिविटी यहाँ पे होगी। पहले क्या होता था दोस्तों, इन मुद्दों, सोनमर्ग की हम बात करें तो यहाँ पे जो एवलेंचेज होते थे, लैंडस्लाइड होती थी, ठीक है, बर्फबारी होती थी, ठीक है, ये सब जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाती थी। अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऑल टाइम ऑल वेदर कनेक्टिविटी। तो ये कनेक्टिविटी को तो इम्प्रूव करेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनहेंस करेगी कनेक्टिविटी टू लद्दाख रीजन ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इंडिया की डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। टूरिज्म को बूस्ट करेगी, टूरिज्म बूस्ट होगा तो वहाँ पे लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो ये जम्मू और कश्मीर के लिए एक इम्पॉर्टेंट गिफ्ट भी कहा जा सकता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होगी ही होगी। यहाँ से हम इन चीज़ों को देखें और समझें। लेकिन और भी बहुत सारे टनल हैं जो अपकमिंग हैं, उनको भी देखा जाएगा। तो बात करी जा रही है जोजिला टनल की, जो कनेक्ट करेगा कश्मीर को लद्दाख से। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो ये आपका मैप है इंडिया का, और यही कश्मीर और लद्दाख कनेक्टिविटी की बात करी जा रही है। यहाँ पे जेड मोर टनल, यहीं पे इसकी लोकेशन है। अब लोकेशन को दिखाएं आपको, तो ये इसकी जेड मोर टनल की लोकेशन दिखा रहा है, जो आपको यहाँ पे मैं मैप के द्वारा दिखा रहा हूँ। अब थोड़ी सी इन चीज़ों को देखिए और समझिए कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे इनॉग्रेशन किए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में, तो इसका नाम जेड मोर टनल के रूप में जाना जा रहा है। पूरी डिटेलिंग ये है कि इस 2700 करोड़ रुपए की लागत से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन हो चुका है, और अभी फाइनल कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2026 में ये चीज़ें फाइनल होंगी। वहीं पे कुछ और भी इम्पोर्टेंट टनल है जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे अटल टनल, जिसको रोहतांग टनल भी बोला जाता था, तो हिमाचल प्रदेश में है, 9.02 किलोमीटर की है। ये कनेक्ट किसको करता है?
मनाली से लाहौल स्पीति वैली को कनेक्ट करता है, ये भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। चेनानी नासरी टनल, जिसे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल यहाँ पे कहा जाता है। लोकेशन कहा जाए तो यहाँ पे जम्मू और कश्मीर 9.28 किलोमीटर। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया मानी जाती है, ठीक है, जो रिड्यूस करता है डिस्टेंस बिटवीन जम्मू और श्रीनगर। जोजिला टनल जो अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, 13.14 किलोमीटर की है, ठीक। ये प्रोवाइड करेगा कनेक्टिविटी लद्दाख रीजन में, ऑल वेदर ये भी है। बनिहाल काजीगुड टनल, ये लोकेशन जम्मू कश्मीर 8.5 किलोमीटर की है। रेलवे टनल पीर पंजाल टनल 11.2 किलोमीटर की है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट। कारबूत टनल महाराष्ट्र में बना है, 6.5 किलोमीटर की है। त्रिवेंद्रम पोर्ट रेलवे टनल केरला में है। अर्बन एंड मेट्रो टनल मुंबई मेट्रो टनल, चेन्नई मेट्रो टनल। हाइड्रो पावर एंड यूटिलिटी टनल, ये किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टनल। तो ये टनल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 23 किलोमीटर के आसपास अप्रॉक्स में, ये जम्मू कश्मीर में है, ये चीज़ें याद रखिएगा। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टनल 23 किलोमीटर। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये डाइवर्टिंग वाटर फॉर हाइड्रो पावर जनरेशन, तो जो वाटर इधर से आ रही है उसको मोड़ के इधर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। सिलकारा बेंड बारकोट टनल, ये उत्तराखंड में काफ़ी फेमस, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में था, यहाँ पे लेबर फंसे हुए थे। 4.53 किलोमीटर, तो चार धाम यात्रा हाईवे प्रोजेक्ट को यहाँ पे और अच्छे से जोड़ेगा। सेला टनल यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है, 1.56 किलोमीटर। यहाँ पे दो टनल है, एक लगभग 900 प्लस मीटर है और एक 1.56 किलोमीटर। तो ये तवांग रीजन चाइना से जो बॉर्डर टच करता है वहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए ये चीज़ें हैं। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इस फ्रंट पेज पे आएंगे और देखेंगे काफ़ी डिटेलिंग से। इन्फ्लेशन की बात करें तो कई बार मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ व्हाट इज इन्फ्लेशन। जब स्पाइक करती है प्राइस में तो इन्फ्लेशन के रूप में देखी जाती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ी सी गिरावट हुई है, 4 मंथ लो दिसंबर में अगर कंसीडर करें तो जो फूड इन्फ्लेशन होगा मार्जिनली 8.5% पे आया हुआ है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो रिलीफ नहीं है। तो इसके कारण यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे क्या इन्फ्लेशन की डिटेलिंग को। पहले इन्फ्लेशन क्या है? रेट एट विच जनरल लेवल ऑफ प्राइस गुड्स और सर्विसेज बढ़ जाती हैं एक पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके कारण इन्फ्लेशन कही जाती है। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन 3 प्रकार के, डिमांड पूल, कॉस्ट पूल, बिल्ट इन, ये इन्फ्लेशंस के टाइप्स हैं। इसको भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है। 3 प्रकार से होते हैं। CPI यहाँ पे मेजरमेंट करती है इन्फ्लेशन, WPI मेजर करती है होलसेल प्राइस पे। इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। डिफ्लेशन वर्सेस हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कुछ आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो पूरी की पूरी ये वीडियो आपको मैं बता दूँ 1.5 आवर्स की होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे इस आर्टिकल को, ये वाला टॉपिक मैं कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्फ्लेशन तो मैं कई बार आपको एक्सप्लेन किया हूँ दोस्तों, वो आपकी मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट आपके लिए अभी नहीं है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और पढ़ते भी हैं इन्फ्लेशन। लेकिन यहाँ पे बात आती है, छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बड़ा पैकेट, बड़ा धमाका। कही जा रही है कि 86.7 रुपीज़ चली गई है $1 की कीमत। ये क्यों होती है, क्या कारण है, कैसे इसकी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शार्पेस्ट स्लाइड हुई है ये 2 साल को अगर आप देखेंगे तो। उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि क्यों इतना ये डॉलर गिर रहा है और क्या क्या यहाँ पे कारण है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे कॉजेज ऑफ रूपी फॉल और डॉलर क्यों बढ़ रहा है, ये चीज़ें हम समझेंगे। इंडियन रूपी का गिरना और US का ऊपर जाना एक विशेष प्रकार की चीज़ों को इंगित करता है, जिसमें सेवरल इकोनॉमिक, जियोपॉलिटिक और मार्केट फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन प्राइमरी कॉजेज क्या होते हैं हम उनको देखेंगे। प्राइमरी कॉजेज को जो हम फैक्टर यहाँ पे देख रहे हैं तो ग्लोबल फैक्टर आ रहा है। वो ग्लोबल फैक्टर क्या है? ये स्ट्रेंथ ऑफ US डॉलर है, जिसके कारण रुपया अपने आप में ही कमज़ोर है, ठीक है। एक डॉलर है जिसमें वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस है, ठीक है, और एक रुपया है जो हर कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये एक
स्ट्रेंथ ऑफ द डॉलर की बात करी जा रही है। ठीक है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी जब होती है तो ये यूएस डॉलर ऑफन स्ट्रेंथन। ठीक है, जब दुनिया में अनसर्टेनिटी, ग्लोबल क्राइसिस, तो इनकी डॉलर और मजबूत हो रही है। तो ये एक सेफ हेवन करेंसी मानी जाती है क्योंकि वाइड एक्सेप्टेंस है कंट्री के द्वारा, इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आती हैं। ग्लोबल रिसेशंस जब आते हैं ग्लोबली तो भी यहाँ पे इनकी चीज़ें अच्छी होती हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशन, अब यहाँ पे इस चीज़ को समझिए, वार, ट्रेड डिस्प्यूट अभी यूक्रेन और रसिया का चल रहा है। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा फायदा यूएस डॉलर को हो रहा है, समझ रहे हैं, इसकी करेंसी और ऊपर जा रही है। तो ये भी एक फैक्टर है। जब भी किसी कंट्री का अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूएस, यूक्रेन और रसिया में, ये इन दोनों में फाइट हो रही है, तो जो इन्वेस्टर है यहाँ से निकल के वो सोच रहे हैं हमें सही जगह जाना चाहिए जहाँ हमें मुनाफा हो, वो कहाँ शिफ्ट कर जाते हैं, यूएस में, यूएस डॉलर, उन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। ऑयल प्राइस राइज हो रहा है यहाँ पे, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ग्लोबल ट्रेड डेफिसिट हो रही है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, इसको अफेक्ट ये करता है, जिसके कारण रुपये की डेप्रिसिएशन हो जाती है, रुपये की वैल्यू घटती है और डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। अब आगे देखा जाए कि क्या कारण है डोमेस्टिक फैक्टर की। वो तो ग्लोबल फैक्टर थी, ये डोमेस्टिक फैक्टर। अब देखिए, डोमेस्टिक फैक्टर करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाती है, जिसके कारण इंडिया की कैड इंक्रीज होती है। ये तब होती है व्हेन इंपोर्ट आउटपेस एक्सपोर्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपोर्ट हो रही है। दूसरे देश से आप मंगाइए माल और अपने देश से आप बहुत कम भेजेंगे, तो ये क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाती है, जिसके कारण हायर डिमांड होती है किसकी, डॉलर की। तो जब डिमांड डॉलर की बढ़ेगी तो इसकी प्राइस ऊपर ही जाएगी, रुपये की वैल्यू गिर रही है क्योंकि डिमांड उतनी है ही नहीं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैपिटल आउटफ्लो जो आपको बताया मैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से, इन्फ्लेशन इन इंडिया वो भी एक फैक्टर है। लो फॉरेक्स रिजर्व अगर है तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि भारत की बात करें तो अच्छा खासा रिजर्व है, लेकिन कई सारे फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, केवल यही एक फैक्टर नहीं है, इसलिए आप कंसिडरेशन में इसको भी लेकर के चलेंगे। पॉलिसी डिसीजंस की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी ये सब भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इम्पैक्ट क्या होता है अगर रुपया गिर रहा है तो सबसे पहले इंक्रीज हो जाएगी इंपोर्ट कॉस्ट, समझ गए, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, फ्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर इंपोर्ट्स ये महंगे हो जाएंगे और भारत में है ही। अब हायर इन्फ्लेशन होगी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो जाएगी, इम्पैक्ट ऑन फॉरेन डेप्ट, ये चीज़ें जो उधारी है फॉरेन से, तो ये इस पे प्रभाव करेगी, यानी रीपेमेंट ऑफ एक्सटर्नल डेप्ट की बात करी जा रही है। कंक्लूजन इसका यही है कि रुपी फॉल करता है और डॉलर राइज करता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, डोमेस्टिक चैलेंजेस, इस प्रकार की चीज़ें अपने आप में ही सोचने योग्य है। अब एक चीज़ और है, इतना सारी इन डिटेलिंग आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैं दिया, तो कई सारे लोग करेंसी के सिंबल को भी यहाँ पे देखेंगे। यूएस डॉलर का सिंबल ये रहा, देख सकते हैं आप। वहीं पे यूरो का और इसमें पाउंड स्टर्लिंग में काफ़ी कंफ्यूजन होता है, तो इन चीज़ों को छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। स्टर्लिंग में एल आता है तो इसकी सिंबल ऐसे होती है, ठीक है, और इसमें यूरो में ई आता है, यहाँ पे ई में 2 साइन होती है। डॉलर तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। यहीं पे जापान येन, कनाडियन डॉलर सी जुड़ जाएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एएस जुड़ जाएगा, स्विस फ्रांस, यहाँ पे इंडियन रूपी। अच्छा, इंडियन रूपी का कौन किया था ये साइन का निर्माण, क्या आपको पता है? ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुंबई के एक इंजीनियर थे IITian, वही इसका निर्माण किए थे। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे कंट्री का यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थी पूरी डिटेलिंग जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी दोस्तों। आशा करते हैं आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चीज़ को आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा लगे और वीडियो आपको फ्रूटफुल लगे तो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उस चीज़ को देखी जाएगी। बात करी जा रही है केरला की। केरला से निकल के ये आते हैं
ये बनील बाबू हैं, ठीक है, और उनके रिलेटिव कॉन्फ्लिक्ट जोन में यहाँ पे फंस गए जून 2024। तो ये क्या चीज की बात कर रहा है यहाँ पे, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई में इंडिया से जो लोग अपना वीजा लगा रहे हैं किसी कंट्री के लिए वहां पे जा रहे हैं और रसिया में पहुंचने के बाद उनको ट्रांसफर कहीं और कर दिया जा रहा है। तो उनको चाहकर चाहे न चाहकर यहाँ पे इस फील्ड में कार्य करना पड़ रहा है। ये लोग क्या थे, एक्चुअली 32 साल की उम्र है इनकी और ये आज के समय में यूक्रेन वार फ्रंट पे यहाँ पे फंसे हुए हैं। कई सारे लोगों की रिसेंटली डेथ हुई है, अभी हम आपको बताएं अगर रिकॉर्ड के माध्यम से। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनकी इच्छा के बगैर यानी फोर्सफुल, ठीक है, फोर्सफुल, इनकी फैमिली यही कह रही है कि फोर्सफुल उनको अपॉइंट किया गया और ये क्या करते थे, इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियर, ये लोग इनका ये काम था, लेकिन इनको अब गन उठानी पड़ रही है, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं और इस चीज़ों की यहाँ पे गवर्नमेंट को संज्ञान लेनी चाहिए, इसके बारे में देखनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट रसिया जैसी कंट्री से तो इंडिया ऐसा उम्मीद कर ही सकता है। यहीं पे बात करी जा रही है नॉर्थ कोरिया की। तो नॉर्थ कोरिया से दोस्तों कई सारे लोगों को नॉर्थ कोरिया ने भेजा है रसिया में, ठीक है, फाइट करने के लिए, और उधर से यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए यूएस से खड़ा है। तो ये चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण बेनिफिट किसको मिल रहा है, एक सुपर पावर को बेनिफिट मिल रहा है, चाहे ऑयल का सेलिंग और इंपोर्ट हो, चाहे आर्म्स एम्यूनिशन हो, हथियार की बात हो, चाहे जियो पॉलिटिक्स का लाभ हो, हर फील्ड में यूएस को यहाँ पे लाभ हो रहा है इस लड़ाई से। आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों को तो आप समझ गए होंगे जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यूके और मॉरिशियस में बहुत बड़ा इश्यू निकल के आ रहा है, किस चीज़ को लेकर के, चगोस आइलैंड। ये चगोस आइलैंड आपके इंडियन ओशियन में पड़ता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बने हैं, उसकी डिटेलिंग भी देखी जाएगी, लेकिन जो डिस्कशन है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। अब चगोस आइलैंड की हम बात करें तो डिगो गार्सिया एक मिलिट्री बेस मानी जाती है, ठीक है, डिगो गार्सिया जो यूएसए की मिलिट्री बेस है, उसी चीज़ की यहाँ पे बात चल रही है। अब यहाँ पे हम चीज़ देखेंगे, कुछ छोटा सा आर्टिकल भी है, उस छोड़िए इस आर्टिकल को अभी हम समझेंगे, पहले हम डिगो गार्सिया को देखेंगे। चगोस आइलैंड ये रहा, इसी को अगर बड़े रूप में देखेंगे तो चगोस आइलैंड और डिगो गार्सिया वाले आइलैंड, यहाँ पे यूएसए का बेस है, मिलिट्री बेस, जिसके कारण इंडियन ओशियन में यहाँ पे ये कोई भी हरकत होती है तो अटेंटिव हो जाता है। तो ये इसका एरिया है, लेकिन यहाँ पे इशू क्या निकल के आई उस चीज को हम समझाते हैं। बात करी जा रही है इस आइलैंड की, चगोस आइलैंड की। तो ये चगोस आइलैंड जो है मॉरिशस क्लेम करता है कि ये मेरा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसमें गया और यहाँ पे यूएन में भी गया और सारे लोगों ने बोला कि ये इसको हैंडओवर कर दिया जाए। तो ये तैयार हो रहे हैं यूके कि ठीक है हम इसको हैंडओवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी बात करी जा रही है कि इसको 99 साल के लिए हमें लीज पे दे दो, ये हम अभी नहीं करेंगे। इसी को लेकर के बहुत सारी इश्यू निकल के आ रही है। इसकी लोकेशन आप देखेंगे डिगो गार्सिया की, तो ये आपका लाइन है, ठीक है, इक्वेटर वाली, उसी के नीचे ये डिगो गार्सिया पड़ती है, ठीक है। ये रॉड्रिक आइलैंड, अगालेगा आइलैंड, अल्डाब्रा आइलैंड, मेडागास्कर ये कंट्री है, इली सेंट पॉल, इंडियन ओशियन अपना प्यारा देख ही सकते हैं, लक्षद्वीप सी, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, ये अपना प्यारा इंडिया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इन चीज़ों को तो आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअली में मैं बात कर कहाँ से रहा हूँ। तो ये इक्वेटर वाली लाइन हो गई, ये कैंसर वाली लाइन हो गई, ये कैप्रिकॉर्न वाली लाइन हो गई, ये इंडियन ओशियन है, ठीक, यहीं पे हम इन चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेटर के ठीक नीचे। तो अब ऊपर कह दे तो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आ रही है डिगो गार्सिया की थोड़ी सी और। 15 कन्याकुमारी के जो फिशरमैन थे वो मछली मारते मारते इसकी अपनी एरिया को क्रॉस कर गए थे, जिसके कारण डिगो गार्सिया के जो लोग थे यहाँ पे आर्मी थे वो अरेस्ट कर लिए इन फिशरमैन को। अब यही चीज़ चल रही है डिगो गार्सिया आइलैंड पे। ये जो है पार्ट है किसका, ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी,
ठीक है, तो ये मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस कर दिए, जिसके कारण यहाँ पे इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये एक्चुअली में अगर इसकी हम बात करें चगोस आइलैंड की, तो ये ब्रिटिश के कंट्रोल में ये चीजें थी। ब्रिटिश के कंट्रोल के बाद यहाँ पे डीगो गार्सिया और यहाँ पे ब्रिटिश प्लस यूएस थे, इन दोनों में संधि हुई थी कि डीगो गार्सिया पे हमारा मिलिट्री बेस होगा, इसीलिए ये मिलिट्री बेस यहाँ पे अलाउ हुई थी। अब यहाँ पे इसको अगर सौंप दी जाएगी, किसको, मॉरिशस को, इसी की हम बात कर रहे हैं, इसको सौंप दी जाएगी तो ये लोग अचानक से अपनी बेस लेके कहाँ जाएंगे, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न निकलता है। अब चगोस आइलैंड की बैकग्राउंड डिटेलिंग भी पढ़नी इंपॉर्टेंट हो ही जाती है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। तो ये एक आर्चीपिलागो है। आर्चीपिलागो किसको कहते हैं, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड हो उसके आर्चीपिलागो कहते हैं। आइलैंड मतलब द्वीप, आर्चीपिलागो मतलब द्वीप भी, लेकिन बहुत सारे ग्रुपों का। तो 60 ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं यहाँ पे इंडियन ओशियन में, 500 किलोमीटर साउथ ऑफ मालदीव। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है BIOT, जिसे हम ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी कहते हैं, बट इट इज आल्सो क्लेम्ड बाय मॉरिशस, इसीलिए इसी क्लेम को यहाँ पे अब ज्यादा मान्यता मिलने लगी है। ठीक है, कॉलोनियल पीरियड की बात करें तो ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ मॉरिशस ये चीजें थी 1965 तक, और ये सेपरेट हो जाता है ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी से। 1968 मॉरिशस जो है इंडिपेंडेंस पाता है, और चगोस आइलैंड फिर भी ब्रिटिश कंट्रोल में रहता है। इविक्शन ऑफ चगोस यासिन्स यहाँ पे 1967-73 में यहाँ पे होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्सिबली रिमूव करता है इंडिजिनस चगोस यासिस यानी चगोस पीपुल को, टू फैसिलिटेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ US मिलिट्री बेस ऑन डीगो गार्सिया, द लार्जेस्ट आइलैंड। ये लार्जेस्ट आइलैंड है डीगो गार्सिया। इन चीजों को यहाँ पे US का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब यहीं पे डिस्प्लेस करता है चगोसियन, जो वहाँ के रियल पीपुल थे दोस्तों, ये चीजें याद रखिएगा, जो मॉरिशियस कहलाते थे, सेचेल्स वाले और UK। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ द लिवलीहुड भी फेस करी गई। स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस डीगो गार्सिया की है ही, जो US की मिलिट्री बेस, बार बार आपको बता रहा हूँ। तो US-UK एग्रीमेंट होती है 1960 में, तभी से ये चीजें आज तक चल रही हैं। लेकिन अब जो है लीगल डिस्प्यूट बन चुका है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 2019 की रूलिंग में कहा कि ये अनलॉफुल है, अब आप कॉलोनी बना ही नहीं सकते, समझ गए। तो ये चीजें चल रही हैं। जनरल असेंबली में ये भी कोई बातें बोली गई, डीकोलोनाइज करिए। UN जनरल असेंबली 2019 में ये बोल दिया कि हैंड ओवर कर दीजिए मॉरिशस को। करंट UK पोजीशन ये है कि कंट्रोल इसी का है आर्चीपिलागो में, डिफेंस सिक्योरिटी रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमैनिटेरियन इन्वायरमेंट कंसर्न भी है चगोस की राइट्स को लेकर के। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया वाले भी इशू है यहाँ पे चगोस आइलैंड पे। तो करंट स्टेटस यही है दोस्तों कि ब्रिटिश की कंट्रोल है, लेकिन रिकॉग्नाइज करती है बहुत सारी यहाँ पे कंट्री और इंटरनेशनल बॉडी जो पार्ट ऑफ मॉरिशस मानती है किसको, चगोस को। तो यही चीजें हैं, और ये UK जो है ये सोचने भी लगा है कि कैसे इसको हम लोग हैंड ओवर करें, किसको, मॉरिशस को। यही चगोस आइलैंड की पूरी डिटेलिंग थी, जो आपको लोकेशन के अनुसार पूरी चीजें मैं एक्सप्लेन भी किया हूं। तो समझिएगा, ये आपका इक्वेटर है, उसके नीचे सारी की सारी आइलैंड है, जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूं मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उस चीज को समझी जाएगी, क्योंकि छोटी छोटी आर्टिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन से अब्रॉड बात करी जा रही है प्रवासी भारतीय दिवस की। तो इसका बैकग्राउंड डिटेलिंग मैं नहीं दूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड की डिटेलिंग कई बार मैं कवर भी किया हूँ। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिस्क्राइब किए हैं कि इंडियन डायस्पोरा ये एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, क्योंकि हम लोग हर जगह मौजूद हैं, समझ गए। प्रेजेंस हम लोगों की हर जगह पे है। तो लोकल सोसाइटी ये लोग सर्व कर रहे हैं कम्युनिटी में, और जो लोग लोकल हैं वहां पे वो कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंडिया की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को भी लेकर के चल रहे हैं। तो इंडिया की 18वीं एडिशन की PBD कहाँ पे हुई है, भुवनेश्वर में हुई है, उड़ीसा में। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी की बात करी जा रही है। इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं, लेकिन जो लोग डायस्पोरा हैं भारत के, अगर वो इसी रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है, जा करके अपनी स्टेटमेंट रख दे रहे हैं, तो उनको
उनकी OCI, PIO, ये जो कार्ड बनते हैं ना, वो कार्ड तक रद्द हो रही है, OCI कार्ड, और इसमें डिनाई भी किया जा रहा है, रिवोक कर दिया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है अपने ही कंट्री के लोग। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी इंडिया की कैसे चलेगी अगर इस प्रकार से इंडिया के लोग माइग्रेट करके दूसरे कंट्री में जाएंगे। क्या बात है ना, इंडिया के लोग जो भी स्किल्ड हैं, अपने आप को मानते हैं और हैं भी, वो लोग माइग्रेट कर जा रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ब्रेन ड्रेन बोला जाता है। तो अच्छी जो ब्रेन है वो US चली जा रही है, जापान चली जा रही है, चाइना चली जा रही है, इन कंट्री में, लंदन चली जा रही है, इन कंट्री में चली जा रही है। तो ये चीजें चल रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे हम लोग 30 कंट्री के आसपास, मोर देन 30 कंट्री, जहाँ पर जा करके हम लोग लीडर का भी रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे बोली गई है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे ट्रम्प कार्ड क्या है, ट्रम्प आने वाले हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसी रहेगी, भारत के लिए क्या आउटकम निकल के आएगा, उन चीजों पे फोकस करी जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का आना कई सारे चीजों में जियोपॉलिटिक्स पे क्वेश्चन उठाएगा। सबसे पहले तो हम क्लाइमेट चेंज, जो अभी आपका कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस सिटी में, जिसे हम LA बोलते हैं प्यार से, यहाँ पे भयंकर आग लगी है और 20,000 प्लस बिल्डिंग जल के राख हो गई है। 50-60,000 एकड़ की लैंड जल के राख हो गई है। तो यहाँ पे कई लाख करोड़ का क्षति हुई है। किसको? US को। इसीलिए स्टेट इमरजेंसी यहाँ पे घोषित हुई है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप मानते ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जैसा कोई भी टर्मिनोलॉजी होना चाहिए। ठीक है। दूसरी मुद्दा जियोपॉलिटिक्स में इकोनॉमी, ट्रेड, फाइनेंस की आ जाती है। ट्रेड डिस्प्यूट, ट्रेड वार चाइना के साथ चल ही रहा है। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम निकल के आती है। तीसरा डिफेंस आ जाता है, डिफेंस। तो इस प्रकार के मुद्दे आ रहे हैं। तो कैसे लेकर चलेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन हाँ, इनका यही कहना है AF, अमेरिका फर्स्ट। जो व्यक्ति अमेरिका फर्स्ट कर रहा है यहाँ पे, यानी कहीं ना कहीं आइसोलेटरी वाली पॉलिसी लेकर के चलने की बात कर रहा है। इंडिया फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट, इस प्रकार का जो बातें कर रहा हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वही बातें कर रहे हैं। तो अमेरिका फर्स्ट स्लोगन लगा करके ये आए हुए हैं। किस प्रकार से ये अमेरिका फर्स्ट वाली डॉक्ट्रिन लेकर के चलेंगे और अपने देश को आगे लेकर के कैसे चलेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप पर भी इनका क्या स्टैंड होगा, ये भी इनकी रूलिंग, जब यहाँ पे इनका ओथ सेरेमनी होगी 20 जनवरी को, उसके बाद यहाँ पे 1 हफ्ते और हैं, उसके बाद ये चीजें निकल के आएंगी, क्या चीजें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें निकल के आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप एक विशेष प्रतिभा के धनी। एक तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक कैपिटलिस्ट है, खुद टाइकून है। ठीक है, तो ये इनकी आइडियोलॉजी है कैसे अमेरिका को निकाला जाए। यही थे जो अफगानिस्तान से अपनी चीजों को, मिलिट्री को खींचते हैं और वहां पे तालिबान निकल के आता है, उनसे भी डील कर लेते हैं ये। ठीक है, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो रहा था तो उनको अच्छा लगा नहीं और उनको आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा था वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ से मोड़ करके अब इंडिया के ऊपर ये देखना शुरू किए, क्योंकि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट एशिया का कंट्री है जो कहीं ना कहीं अगर किसी के सामने खड़ा हो सकता है तो वो है चाइना आज के समय में। और चाइना की इकोनॉमी इंडिया से बहुत ही ज़्यादा है, GDP की हम बात करें तो। इसीलिए इंडिया भी यहाँ पे इस हद तक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है और बढ़ भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो महत्व होता था USA के नज़र में पाकिस्तान की, ये महत्व एकदम गिर गई है और पाकिस्तान की नज़र, पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस किसकी नज़र में बढ़ गई है? चाइना की। तो ये ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे जो चल रहा है, ट्रायंगल, ये चीज़ें समझिएगा। इनकी महत्वता वर्ल्ड वाइड गिरी है, इनकी महत्वता चाइना की नज़र में बढ़ गई है और चाइना इनको पकड़ के रखा है। ठीक है, इनकी इकोनॉमी एकदम नीचे चली गई है आज के समय में, जो एक समय में दोनों कंट्री बराबर के आसपास थे। तो यहाँ पे इनकी जो पाकिस्तान की बात करें तो उनकी इकोनॉमी एकदम डीप डाउन चली गई है और इंडिया जो है एकदम तीव्र गति से ऊपर जा रहा है। तो चाइना इनको पकड़ के बैठा है, इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है, चाहे फाइनेंस हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे ट्रेड हो,
चाहे मिलिट्री हो, कुछ भी हो, मतलब इनको सपोर्ट कर रहा है रिसेंट। अब यूएस जो है अब किसकी तरफ देखेगा? इंडिया की तरफ देखेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर हम हैं एशिया में, हम भी हैं मतलब, क्योंकि चाइना भी है। तो इसलिए टैकल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए देखेगा, क्यों? यूएसए की ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गई है। तो ये कहानी जो आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो ये इंडिया के साथ कैसे लेकर के चलेंगे, न्यू दिल्ली के साथ कैसे लेके चलेंगे, यूक्रेन रसिया के वार को कैसे डील करेंगे, क्योंकि आते ही इन्होंने बोला कि ये वार सही करिए, खत्म करिए, लेकिन फिर मीटिंग हुई तो ये मुद्दा कुछ और ही बढ़ा दिए। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, कैसे इस क्वाड वाले चीजों को लेकर के चलेंगे, जिसमें यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान है, इस चीजों को कैसे लेकर के चलेंगे। कंपल्सन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ जो यहाँ पे देखी जा रही है, किस प्रकार से इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी सोर्स, इसको कैसे देंगे। एशियान की अगर बात करें तो उसमें इनका क्या रोल होगा, वो सब चीजें निकल के आ रही है। तो ट्रंप एक बार पुनः आने वाले हैं, वो चीजें आएंगी तो डिटेलिंग अच्छे से इनकी ली जाएगी। हमको लगता है कि एक हफ्ते के अंतर्गत ही वो एडिटोरियल आपके सामने होगी दोस्तों। तो ये थी पूरी डिटेलिंग कि ट्रंप की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर क्या आउटकम है इंडिया को। तो इंडिया की किसी भी रूप से ये छोड़ तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा, अमेरिका फर्स्ट का नारा कहीं ना कहीं इंडिया को भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, इंडिया को भी इम्पैक्ट करता है। तो ये बहुत सोच समझ के इंडिया के लिए कदम उठाते थे और उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनकी ओथ सेरेमनी में स्वयं पीएम नहीं जा रहे हैं देश के, मोदी जा रहे हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी, याद रखिएगा। अब ये सारी डिटेलिंग आपको मैं यहाँ पे बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो ये है पीएम किसान योजना। ये किसान योजना से हम सभी लोग वाकिफ हैं। इसकी जो है फ्लक्चुएटिंग चीजें चल रही हैं। एक समय था कि ये स्पाइक किया, फिर एक समय है कि ये गिर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे इस प्रकार से चल रहा है, यानी कहीं ना कहीं जब इसकी रिक्वायर्ड पड़ती है तो ये चीजें हो जाती हैं, और जब इसकी रिक्वायर्ड नहीं है तो घट जा रही हैं, समझ गए, माइनस में चली जा रही हैं। तो ये इसका उपयोग हो रहा है, हाई एंड लो, इस प्रकार से देखा जा रहा है यहाँ पे। तो राज्यसभा और लोकसभा का डाटा यहाँ पे बजट डॉक्यूमेंट पे था, उसी की रिपोर्ट की ये बातें बोली जा रही हैं। पिछले 6 सालों में ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये जो प्रोवाइड करता है कि 6,000 रुपए एलिजिबल फार्मर को, शुरुआत में ये चीजें थी, जो एलिजिबल फार्मर है 3 इंस्टॉल में उनको दी जाएगी। तो 4 महीने में 2,000, 4 महीने में 2,000, 4 महीने में 2,000, टोटल 6,000 उनको साल में प्राप्त होंगी अगर वो एलिजिबल फार्मर हैं तो। और फैमिलीज को ये चीजें प्राप्त होंगी, इंडिविजुअल नहीं। ओरिजिनली ये चीजें थी तो मार्जिनल फार्मर को टारगेट करती थी, जो फरवरी 2019 में ये लॉन्च होती है। लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया जाता है ऑल फार्मर्स हु ओन्ड लैंड, जिनके पास जमीन है और जो किसान है सभी लोगों को ये चीजें दे दी जाती हैं। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जब पावर में आती है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, ये वही वो जगह बता रहा हूं जब इलेक्शंस होते हैं, तो यानी पीक पे चीजें होती हैं, सबको पैसा दे दो, और जब इलेक्शन खत्म हो रही हैं तो माइनस में चीजें दे दो। अब इस चीज को ग्राफ से समझिएगा आप, बड़ा प्यारा ये आर्टिकल है मेरी नजर में तो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्यों? क्योंकि इस चीजों का इस्तेमाल अगर आप सही ढंग से इस चीज को समझेंगे तो आप मेंस में भी कर सकते हैं, समझ गए। इन चीजों को समझिए। अब इस फैक्ट फिगर को देखिए, एलोकेशन ऑफ स्कीम की बात करें यहाँ पे और अमाउंट ट्रांसफर की बात करें तो 18-19 में कितना हुआ। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए यहाँ पे तो 18-19 में जो शुरुआत हुई एलोकेशन यहाँ पे अभी नहीं हुई थी, लेकिन रिवाइज एस्टीमेट 20,000 यहाँ पे करोड़ दिखाया है। और अमाउंट ट्रांसफर कितने करे गए हैं लोगों को? मात्र 6,000 करोड़। बाकी के पैसे ऐसे ही रह गए। 19 और 20 की अगर बात करें तो 75,000 करोड़ रुपए एलोकेशन हुए हैं, और रिवाइज एस्टिमेट यहाँ पे और कम 54,000 के आसपास, और जो यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफर हुए वो 49,000 के आसपास हुए थे। 19-20 में ये चीजें हैं, जैसे ठीक स्पाइक हुआ। देखिए 19-20 में इलेक्शन थे, याद है। और 20-21 की बात करें
तो यहाँ पे 20, 21, 22 तक चीजें चली हैं और यहाँ पे 41,687 करोड़ 24-25 में चीजें आई हैं। अब थोड़ा सा और आगे आइए, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी जो काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा आपको देंगे, यहां से उन चीजों को समझा जाएगा। 1 दिसंबर 18 और 2019 की बात करें तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी स्टार्ट हो रहे थे, समझ गए। ये पीरियड देखिए लगभग कितने हैं, 3 करोड़ समथिंग में, लेकिन यही चीजें 2020 में कितने हैं, 9 करोड़ समथिंग है। यही चीजें 21 में 10 करोड़ समथिंग है। अब सीधे ये ग्राफ डाउन होगा। फिर देखिए 23, 24 में यहाँ पे ये 8 करोड़, 24 में बढ़ के 9 करोड़, 24 नवंबर में ये लगभग 9.5 करोड़ के आसपास आ गई थी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट, अगर स्टेट वाइज 10 स्टेट की डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री यहाँ पे देखा जाए तो इन चीजों को देखिए 19-20 में और 23-24 में क्या आंकड़ा है। आंध्र प्रदेश को अगर बात करें तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरी और अमाउंट डिसबर्स कितने मिले, 2710 करोड़। लेकिन यहीं पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी हैं क्योंकि पॉपुलेशन भी है यहाँ पे। और दूसरी बात, अमाउंट डिसबर्स जो करी गई है वो भी 11,000 करोड़, लेकिन नंबर ऑफ बेनिफिशियरी 23-24 में यहाँ पे देखेंगे तो 2 करोड़ पार हो गया है यहाँ पे, और जो अमाउंट है वो 11,000 करोड़ भी पार हो गया जो डिसबर्स्ड अमाउंट है। तो इतनी सारी चीजें हैं, 13,000 करोड़ ये लार्जेस्ट है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बेनिफिशियरी और यहाँ पे लाभ भी मिल रहा है लोगों को। तो ये इस आर्टिकल से आप लोग क्या समझें कि एक समय था जब इसको सही ढंग से, इसीलिए यहाँ पे हाई एंड लो की बातें बोली गई हैं। तो आशा करते हैं ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से हर किसान के लोगों को ये चीजें मिल रही। हालांकि बात करी जा रही है जो जिनके पास लैंड नहीं है उनके लिए भी कुछ देखा जाए, लेकिन ये चीजें बाद में काट दी गई, इसमें ये सारी चीजें डाली गई थी। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों, इसको हम लोग समझेंगे क्योंकि यहाँ से जीएस पेपर में सीधे सीधे प्रश्न भी आते हैं। जो भी चीजें एडिटोरियल की आती हैं दोस्तों, उसको मैं यहाँ पे जीएस पेपर में ही कहूँगा कि वहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं। जो भी एडिटोरियल आपको देता हूँ खास करके मैं वही सेलेक्ट करता हूँ जो आपके जीएस पेपर से रिलेटेड होते हैं, नहीं तो एडिटोरियल को एक्सप्लेन करने का यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं वही चूज ही करता हूँ जो आपके जीएस पेपर में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में होते हैं, जो आपके सिलेबस में होते हैं। बात करी जा रही है ट्रांसफॉर्मिंग मेंटालिटी की। वो मेंटालिटी क्या है, मनुष्य की, मैन की, आदमी की, जो यहाँ पे मस्कुलिनिटी डिफाइन करता है। तो उस चीज को समझा जाएगा कि वुमेन वायलेंस कितने हो रहे हैं, कितने बढ़ गए हैं, हर प्रकार से उन चीजों को यहाँ पे देखा जाएगा। बात करी जा रही है अनदर इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो 25 नवंबर को बीत गया। एक अपने देश में देखा जाए, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में अभी देखा जाए तो प्रीमाइस के अंदर ही स्टूडेंट का रेप हुआ, जिसके कारण बहुत सारी न्यूज हुई। दिल्ली में रेप हुआ है और भी बेंगलुरु में, और कंट्री के सिटीज में देखा जाए, बनारस में प्रीमाइस के अंदर, बनारस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 3 जो कुछ नेता थे रूलिंग पार्टी के, वहाँ पे उन्होंने IITN का रेप किया। ठीक है, तो वो ये इस प्रकार की चीजें चल रही हैं जो मस्कुलिनिटी का मतलब क्या होता है, मेल का जो पावर है उसको रिजेंबल कर रहा है। आपके पास शक्ति है, आप जो चाह रहे हैं वो कर ले रहे हैं। तो ये चीजें क्या दर्शा रही हैं, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। उसी की बात करी जा रही है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से पैराडॉक्सिकल और क्वाइट इसेंशियल इशू है ह्यूमन के लिए, और समझना पड़ेगा इस सोसाइटी में। बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि बॉयज जो हैं उनके पास ज़्यादा ताकत है और लड़कियां जो हैं वीकनेस है, उसकी इमोशंस, बहुत इमोशंस होती हैं जो वीकनेस है, जो कि ये सरासर गलत है। एक आदमी अगर इमोशनल है तो अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का अच्छा से प्रयोग करेगा और अच्छा डिसीजन ले सकता है। ठीक है, ये हम लोगों को एथिक्स में सिखाया भी जाता है, समझ गए। तो ये चीजें हैं। तो आदमी को और औरत को, यानी मेल और फीमेल, इन दोनों की चीजों को हम लोग
पावर, बॉडी के अंदर कितनी पावर है उससे नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कितनी ज़्यादा हम लोगों की इंटेलेक्चुअलिटी है उससे अगर फोकस करें, बचपन से ही बच्चों को ये सिखाएं, तो हम लोग ज़्यादा सही तरीके से समाज को लेकर के चल सकते हैं। और व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है जब बच्चों को सिखाते हैं, हम तो पुरुष हैं, वो तो लड़की है, इस प्रकार की भावना की बात करी जा रही है। सब्जेक्ट ऑफ मैन और मस्कुलिनिटी की बात करें तो ये डेवलप होती है सेक्टर वाइज धीरे धीरे, एकेडमिक रिसर्च, ग्रास रूट एफर्ट से। यानी हर एक सेक्टर में अगर आप देखेंगे, स्कूलिंग से लेकर के आपके जॉब तक, तो बहुत सारे कैटेगरी आते हैं, बहुत सारे स्टेजेस भी आते हैं, समझ गए। उन स्टेजेस में इस प्रकार की चीजें मिलती हैं। इंडिया की रिपोर्ट की अगर बात करें तो यूनेस्को की ये जो रिपोर्ट यहाँ पे देखी जा रही है, कई प्रकार से इस मेंटेलिटी की जो इनिशिएटिव है, मेंटेलिटी इनिशिएटिव यूनेस्को की है, और यहाँ पे टारगेट करता है क्या, कि किस प्रकार से पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो भी एक्टिव, सोशल ट्रांसफार्मर होना चाहिए, और जो स्टीरियोटाइप्ड आइडिया है मैस्कुलिनिटी की, स्टीरियोटाइप, ट्रेडिशनल, पारंपरिक, गलत सोच, इस चीज को हटाने की जरूरत है। पॉजिटिव सपोर्टिव रोल मेन की होनी चाहिए, किसको उठाने के लिए ऊपर, फीमेल को। तो इक्वेलिटी, जेंडर इक्वेलिटी की बात करी जा रही है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है, किसमें है, 10वें नंबर पे। तो ये चीजें याद रखिएगा। यूनेस्को का भी रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेन और बॉयज, यहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी इन इंडिया, इस पे यहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। जब तक हम लोग इस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे, ये चीजें ऐसे ही चलेगी। इंटरवेंशन करने की जरूरत है, हस्तक्षेप करिए अगर इस प्रकार की चीजें नहीं हो पा रही हैं तो। कम्युनिटी ड्रिवन एक्शन, यानी अकेले नहीं, कम्युनिटीज को जोड़ करके, कनेक्ट करके हम लोग आगे चल सकते हैं। मर्दों वाली बात यहाँ पे हर बात आ जाती है। मस्कुलिनिटी की जब बात आती है तो मर्दों वाली बात है, हम मर्द हैं, वो औरत है, इस प्रकार की चीजें नहीं है। आप सभी लोग क्या हैं, आप सभी लोग ह्यूमन है, ये सबसे बड़ी बात है। मर्द और औरत हटा दो यार। दूसरी जो इंपॉर्टेंट है, जेंडर इक्विटी की बात करी जा रही है। ये एक प्रकार से मूवमेंट था, स्कूल में चलाया गया था, कोलैबोरेशन किसके, ICRW, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान में भी बहुत सारा महिलाओं का क्या होता है, एक्सप्लॉइटेशन होता है, जिसके कारण इस प्रकार की चीजें को रोकने की काफी जरूरत है। अगर हम 50% अपने ही फीमेल को इलिटरेट करके रखें, ठीक है, और 50% को साक्षर बना के रखें, तो क्या हमारी GDP ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी। तो इन चीजों को हमें समझना पड़ेगा। इनिशिएटिव इस प्रकार की लेनी पड़ेगी कि हमें क्या यहाँ पे करना है, क्या नहीं करना है। रोल ऑफ पब्लिक फिगर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार का चेंज आना चाहिए, सकारात्मक इनिशिएटिव लेना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो वायलेंसेज हैं उसको, उसकी सॉल्यूशंस भी आनी चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे चीजें नॉर्मलाइज होंगी। इंडियन क्रिकेटर से जब बात किया गया, कन्वर्सेशन किया गया, तो उनकी भी जो पैटर्निटी है, जो कम्युनिटी है, पब्लिक, यहाँ पे उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी गई कि कैसे वो चीज़ें चल रही हैं। आज के समय में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग इसके तरफ मुड़ रहे हैं, जो फीमेल्स हैं क्रिकेटिंग के फील्ड में। एक समय था यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता था, लगभग ना के बराबर था, ठीक है, लेकिन आज हर फील्ड में चीज़ें बदल रही हैं। तो चेंज तो हो रही है, क्या चेंज होने से हो जाएगा, नहीं, लेकिन हम उन चीज़ों को अगर सही प्रकार से करें, इम्प्लीमेंट करें, पॉलिसी बनाएं, हमारी सोच पॉजिटिव हो, हम हर चीज़ को, हर जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी की बात को लेकर के चलें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फॉलो करें, तब हम चीज़ों को सही प्रकार से लेकर के चलेंगे। तब एक मैन होगा, एक वुमेन होगी, यानी इन चीज़ों से परे हम समझ सकते हैं वो ह्यूमन होगा। कल्चरल नॉर्म्स और परपेचुएट की बात करी जा रही है, कैसे अपनी चीज़ों को हम आगे लेकर के चल सकते हैं, इस स्टीरियोटाइप को हम खत्म कर सकते हैं। स्टीरियोटाइप की जब भी बात आए तो यहाँ पे यूटोपियन या ट्रेडिशनल बात कह सकते हैं। पैट्रियार्की जैसी शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है एडिटर के द्वारा। पैट्रियार्की का मतलब यही है कि पुरुष सत्तात्मक सत्ता, यानी एक फैमिली है, फैमिली में जो पुरुष है वही हेड है, जो वुमेन है वो घर का चूल्हा बस देख रही है। तो ये चीजें ना हो, उसको भी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी से जोड़ा जाए। कहीं ना कहीं घर बैठे ही कुछ भी करे, लेकिन वो चीजें जोड़ी जाए। इससे क्या होगा, घर का इकोनॉमी भी सही रहेगा, देश का इकोनॉमी भी सही रहेगा, और वो इंडिपेंडेंट होकर के सोच भी पाएंगी। जो महिलाएं नहीं ये कार्य करती हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि डिपेंडेंट होती हैं, और जब डिपेंडेंट होती हैं तो सोच ही सकते हो आप कि उनकी सोचने की शक्ति कैसे होगी।
तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी मेंटेलिटी की बात करी जा रही है, इसमें बदलाव लाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। काजेज ऑफ वायलेंस की अगर बात करें वुमेन के विरुद्ध, तो बहुत सारी हैं जो मैंने यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे दे दिया है। अब सोचिए यहाँ पे पैट्रियार्कल नॉर्म्स, जेंडर इनइक्वालिटी, कल्चरल प्रैक्टिकस जो ट्रेडिशन में चल रही है, जैसे दहेज की प्रथा, सम्मान में किलिंग, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन अफ्रीका में बहुत होती है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, विक्टिम ब्लेमिंग कल्चर, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंसेस। इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो रही है, तो ये भी एक काजेज है भैया। हर चीज के लिए आपको 10 रुपए की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने हस्बैंड से मांगोगे या फिर पेरेंट्स से मांगोगे, तो ये इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे निकल के आ रही है। पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट है, अनइक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेस है, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, प्रॉपर्टी राइट्स, कंट्रीब्यूशन में। साइकोलॉजिकल और पर्सनल कॉजेज क्या है, टॉक्सिक मस्कुलिनिटी, ये फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है और इसी पे आर्टिकल ज्यादा फोकस करी है कि हम तो भैया पैट्रियार्की, हम तो भैया आदमी हैं, मर्द हैं, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का जो भी है, तो ये चीज़ें चलती हैं। सब्सटेंसेस एब्यूज, अल्कोहल, ड्रग एब्यूज, इस प्रकार की चीज़ें डोमेस्टिक वायलेंस को और इरप्ट आउट करते हैं और एक्सेलरेट करते हैं। मेंटल हेल्थ की भी बातें बोली जा रही हैं। लीगल पॉलिटिकल कॉजेज होनी चाहिए यहाँ पे, जो वीक लीगल फ्रेमवर्क बना दिया गया है। पुअर इन्फोर्समेंट होती है, लूप होल्स बहुत सारा है जिसके कारण विक्टिम बढ़ते जा रहे हैं। इम्प्यूनिटी फॉर ऑफेंडर, लैक ऑफ अवेयरनेस, कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस सिचुएशंस, वार एंड डिस्प्लेसमेंट, नेचुरल डिजास्टर, इस प्रकार की चीजें चल रही हैं। तो यहाँ पे पूरी डिटेलिंग में यहाँ पे आपको दे दिया। आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। दूसरों, हम सभी लोग जानते हैं कि अजरबैजान की एयरलाइन जेट क्रैश हुई थी और इसमें कई सारे लोग की जान चली गई थी। तो अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हम अलीह यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटेंशनल तो चीजें नहीं हुई थी लेकिन चीजें हुई तो थी और इनके जेट को टारगेट किया गया था किसके द्वारा, रसिया के द्वारा। अब ये उसी जोन से प्लेन उड़ रही थी, यूक्रेन और रसिया का जो वार जोन था, जिसके कारण इनको क्या कैस्पियन सी से उड़ाना पड़ा और इनको कैस्पियन सी के आसपास ही इनको टारगेट कर लिया गया रसिया के द्वारा, जिसके कारण सारे के सारे लोगों की डेथ हो गई। तो यहाँ पे यही चीजें निकल के आ रही हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कंपनसेशन पेमेंट कैसे होगा, ये भी एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अजरबैजान की एयरलाइंस की बात करें तो सारे कंप्लायंस को फुलफिलमेंट किया है, जो भी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पूरी नियम शर्तों को माना था। ये चीजें निकल के यहाँ पे आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की ओर और देखेंगे। रेड होल की पूरी डिटेलिंग आपको मैं कल ही दे दिया हूं, इसीलिए एक बार बस रिमाइंड कराने के लिए ये चीजें डाला हूं। बात करी जा रही है दोस्तों माइनिंग की और रेड माइनिंग। तो यहाँ पे छोटी सी चीजों को बता के मैं चलूंगा। मान के चलिए ये हिल एरिया है, तो यहाँ पे छोटा सा होल बनाया जाएगा। इस होल के रास्ते चाहे चाइल्ड को हो गया, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो गया, इसको अंदर भेजा जाएगा और एक बास्केट लेके ये जाएगा। उस बास्केट में ये कलेक्ट करेगा क्या, कोयला चाहे मिनरल, जो भी मिनरल निकालना हो, और निकाल करके आएगा। ज्यादातर चीजें रेड माइनिंग वाली नॉर्थ ईस्ट में ही हो रही हैं, जैसे मेघालय हो गया, ये रीजन काफी फेमस है मेघालय वाला, और आसाम में भी। तो आसाम में यहाँ पे कई लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है लेबर के। तो डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट आसाम में ये कहानी हुई है जो इलीगल रेड माइनिंग, और भारत में ये चीजें क्या है, इलीगल भी हैं। तो हैजार्डस के बाद भी ये प्रैक्टिसेस क्यों चल रही हैं, क्योंकि लोगों को, जो लेबर क्लास है उनको पैसा चाहिए पर डे, वे जर्नर है। तो इकोनॉमिक फैक्टर यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके कारण उनको अपनी जान का दाव लगाना पड़ रहा है। तो छोटी छोटी चीजें जो बैन कर दी गई हैं यहाँ पे, फिर भी वो प्रैक्टिस में आ जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महाकुंभ का मेला शुरू हो गया है। लगभग 1.5 करोड़ लोग यहाँ पे स्नान कर लिए हैं। तो शाही स्नान यहाँ पे हो चुका है दोस्तों, 1.5 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 45 दिन ये महाकुंभ स्नान चलेगा। और आप लोगों में से कौन कौन जा रहा है महाकुंभ स्नान, जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। कुंभवाणी रेडियो शुरू की गई है प्रीमियर्स के लिए, उनके इन्फॉर्मेशन के लिए और इंटरटेनमेंट के लिए। तो याद रखिएगा कुंभवाणी रेडियो भी शुरू करी गई है। कुंभवाणी एक OTT बेस्ड रेडियो FM चैनल है, ये चीजें याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे ये चीज का लॉन्चिंग किए हैं। तो कुंभवाणी क्या है,
ओटीटी प्लेटफॉर्म है रेडियो चैनल की, ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग डिवोशंस इस फेथ को लेकर के जाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुंभ क्या है। तो कुंभ को मैं इस प्रकार से देखता हूँ कि स्नान, स्वयं में ही स्नान करना कुंभ होता है, मेरा ये मानना है। अगर व्यक्ति अपने अंदर की बुराइयों को और गहराई में जाकर के निकाल ले बुराइयों को, वही कुंभ स्नान है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लॉस एंजलिस की बात बता ही रहा था आपको। 24 फायर फाइटर यहाँ पे इन चीजों को आग आप देख रहे होंगे यहाँ पे। लॉस एंजलिस जो कैलिफोर्निया की एक प्यारी सी सिटी है, इतनी प्यारी सिटी है, हिल एरिया वाला रीजन है, और यहीं पे हॉलीवुड जो आप देखते हैं लिखा हुआ हिल एरिया पे, ये वही वाला लोकेशन है। उस वाले लोकेशंस पे यहाँ पे प्लेन से, हेलीकॉप्टर से गिराया जा रहा है ये क्या, फायर रिटार्डेंट, जिसके कारण यहाँ पे रुक जाए क्या, ये फायर, वाइल्ड फायर। लेकिन ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाकर 113 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लिया है, क्योंकि संटा एना गर्म, हॉट एंड ड्राई हवाएं बहुत तीव्र गति से कैलिफोर्निया साइड में बह रही हैं। तो ये बहुत डरावनी तस्वीर आज के समय में हो चुकी है, और देखते देखते इतना बड़ा लॉस हो गया है जो स्टेट इमरजेंसी तक घोषित कर दिया गया है। और अमेरिका में अब एक दूसरे पे दोषारोपण वहां पे भी शुरू हो गया। तो ये तो पॉलिटिक्स है, ऐसी चीजें यहाँ पे चल रही हैं। हम बात कर रहे हैं साउदर्न पार्ट ऑफ द कैलिफोर्निया। तो इसी पार्ट की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, लॉस एंजलिस में। और लॉस एंजलिस में पोसाडेन एक जगह है जहाँ पे ये चीजें हुई हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पे सेलिब्रिटी और अच्छे अच्छे रईस ज्यादा लोगों की कहा जाता है घर है, जो बीच के किनारे हैं, और बीच के किनारे से आग की लपटें उठी थी और बहुत तीव्र गति से फैली हुई है। तो ये गर्म हवा संटा एना का कमाल है, जो बहुत तीव्र गति से बहता है, और कई सारे फैक्टर होते हैं फायर के कॉजेज के। उन कॉजेज को देखेंगे। संटा एना की पूरी डिटेलिंग यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। संटा एना वार्म एंड ड्राई विंड है। स्पीड यहाँ से लेकर के यहाँ तक आज के समय में 111 पहुँच गई है। सीजनैलिटी की अगर बात करें तो ये अक्टूबर और मार्च के सीजन्स में यहाँ पे आती है। इसको डेविल विंड भी बोला जाता है, ये चीजें याद रखिएगा। फायर रिटार्डेंट की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आ रही हैं, ये फायर रिटार्डेंट, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। फायर रिटार्डेंट मटेरियल क्या क्या है, तो फास्फोरस बेस्ड कंपाउंड, ये इफेक्टिव बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रिवेंट करने के लिए जो भी आग वाग होती है, किस प्रकार से इसको रोका जाए। हैलोजन बेस्ड कंपाउंड होती है, ये गैसेस रिलीज करता है और इनहिबिट करता है, रोकता है फ्लेम को आगे फैलने से। इनऑर्गेनिक केमिकल भी होती है यहाँ पे, जिसमें बोरेट, सिलिकेट, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये सप्रेस करते हैं आग ना फैले। इस प्रकार की जो लॉस एंजलिस में आज के समय में फायर हो रही है, वो यूटिलाइज कर रही है क्या, एरियल डिप्लॉयड फायर रिटार्डेंट। इसी की हम बात कर रहे हैं, जो प्लेन से चीजें फेंकी जा रही हैं, जैसे वाटर हो गई, अमोनियम फास्फेट हो गई, फर्टिलाइजर, आयरन ऑक्साइड हो गई, जिसके कारण वो चीजें पिंक और लाल दिखती हैं। ये कहीं ना कहीं रोकती हैं कि आग, वाइल्ड फायर जो है वो और आगे ना फैले। तो ये सब रिटार्डेंट है, इसके बारे में भी जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक प्रकार से कोटिंग फ्यूल करेंगे, जिसके कारण डिप्लेट करेगी ये फायर फायर ज्यादा फैले ना, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी यहाँ पे कालाफ हो गई थोड़ी सी, इसमें और ज्यादा डिले हो गई है लॉन्च करने के लिए। क्या थी, तो 98 मीटर की ग्लेन रॉकेट थी। ये नाम याद रखिएगा, 98 मीटर याद रखिएगा, जो फैक्ट्स है उसको तो याद ही रखना है। मेरा यही मानना है कि जब भी आप इस एडिटोरियल को देखें तो कम से कम 1 से 2 पेज में कम से कम छोटा सा ब्रीफिंग नोट, या फिर एक ही पेज में ब्रीफिंग नोट तो जरूर से बना लें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मेंस से लेकर के प्री से लेकर के वो चीज़ें इसमें डालता हूँ मैं, और बैकग्राउंड डिटेलिंग तो डालता हूँ, तो आपके लिए ही
वो डालता हूँ, जो आपके एग्जाम्स में एक बार रिवीजन करने पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और वीडियो तो हमेशा पड़े ही है, तो 1 घंटे 40 मिनट का वीडियो नहीं देखेंगे आप, अपने नोट्स को देखेंगे तो वो चीज़ें मिलेंगी। दूसरी, मैं पीडीएफ भले प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीडीएफ से भी रिवीजन हो सकती है, लेकिन आपकी अपनी नोट्स जो लिखेंगे वो ज़्यादा याद हो जाएगी। तो इसी की बात करी जा रही है। फ्लोरिडा से ये चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे कुछ डिले हो गई हैं, तो देखते हैं कब ये लॉन्चिंग होती है। ईरान जो है 1000 ड्रोन खरीदा है यहाँ पे, और ट्रम्प की इनॉग्रेशन से पहले। तो हम सभी लोग जानते हैं इजराइल, लेबनान, यूएस, पैलेस्तीन, ये 4 कंट्री ऐसी हैं जो, लेबनान जो है पैलेस्तीन का सपोर्ट कर रहा है, यूएस जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें इश्यू निकल के आ रहा है, और ये बड़ा एक ड्राइव है, इसके बारे में भी चीज़ें आ सकती हैं और देखी जाएगी। तो ये इश्यू याद रखिएगा। जैसा कि हम नॉर्थ कोरिया के सोल्डर बहुत सारे लोग जो रसिया भेज दिए गए हैं, ये भी चीज़ें निकल के आ रही हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पे मार दिए गए हैं, 2700 लोग वुंडेड भी हैं। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। 10,000 सोल्डर कैनन फोडर ये पुनः भेजा गया है मॉस्को की सहायता के लिए। तो चाइना और रसिया, और एक साइड क्या हो गई, नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पे, यूएसए, इजराइल प्लस यूके, इन कंट्री एक कंट्री के रूप में बन के यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं किसको, यूक्रेन को। ठीक है, उसी वार की बात करिए, यहाँ पे 2 गुट, तो ये 2 ग्रुप अलग अलग एलाइज बनी हुई है, आपस में सपोर्ट हो रहा है। ये मेघालय में एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशंस चल रहा है, किस प्रकार से कैंसर पेशेंट की नंबर यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही है। तो सुपरस्टिशन है क्या? सुपरस्टिशन ये है कि ये लोग कैंसर को बहुत हल्के में ले रहे हैं। कैंसर को कह रहे हैं कि हर्ब्स लगाओ, ये लगाओ, दुनिया भर की चीज़ें, इसी से सही हो जाएगी। दूसरा चीज़, इस बीमारी को कहते हैं ये जब बीमारी होगा तो स्वयं को ही खा लेगा। ये सोचते हैं कि ये फैल जाएगा कैंसर। ये क्या फैलने वाली चीज़ें हैं? कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बहुत सारी इस प्रकार की चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा स्टेट में अगर मेघालय में देखा जाए तो कौन से कैंसर है, एसोफेगस, ब्रेस्ट कैंसर, ओलर सर्वाइकल, लंग कैंसर, ये चीज़ें चल रही हैं। और इसके लिए हर्बल मेडिसिन लोग दे रहे हैं पेशेंट्स को, जो बहुत बड़ा अपने आप में ही क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो ठीक कैसे हो गए आप ये बताओ। ऑनकोलॉजी की जब भी बात करें तो कैंसर से ये रिलेटेड टर्म आता है ऑनकोलॉजी। वहाँ पे जो शिलोंग में हॉस्पिटल है इस पे फोकस कर रहा है। अब इन चीज़ों को आप देखेंगे तो कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा, हर साल 2022 की अगर रिकॉर्ड को देखेंगे तो लगभग 14.5 लाख कैंसर पेशेंट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, जो इसमें बढ़ोतरी हुई है 12.8%। ठीक है, 2025 में 15 लाख ये चीज़ें चल रही हैं। तो वर्ल्ड की हमारे पास 7% कैंसर पेशेंट आज के समय में हो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट मेघालय की बात करें तो कैंसर के इंसिडेंट्स यहाँ पे हाईएस्ट चल रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं और हम लोग अपने प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, कल्चरल बिलीफ को एड्रेस कर रहे हैं। तो सेल्फ मेडिसिन भी एक प्रकार का इशू निकल के आ रहा है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये चीज़ें जो चल रही हैं, अफवाह, सुपरस्टिशस, ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तब हम ट्रीट कर पाएंगे किसको, कैंसर को। तो यही थी सारी डिटेलिंग दोस्तों, जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया हूँ पूरी चीज़ें। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई है दोस्तों। समझ में आई है तो चैनल को जरूर से सपोर्ट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।